दरबार में भारी सन्नाटा है। केवल मशालों के चटकने की आवाज आ रही है। मंत्री भानु प्रताप बार बार सिंहासन की ओर देखता है और फिर राजकुमार वर्धन की ओर देखकर मुस्कुराता है। राजमाता देवयानी की जय। चंद्रग्रह की संरक्षिका पधार रही हैं। प्रणाम राजमाता, आपके चरणों में इस दास का नमन। देखिए, आज पूरा चंद्रग्रह सांसें थामे खड़ा है। प्रजा बाहर द्वार पर जमा है। पक्षी भी जैसे चहकना भूल गए हैं। हर आंख केवल एक ही उत्तर चाहती है, इस खाली सिंहासन का वारिस कौन? दादी माँ, पिछले 20 वर्षों से आपने इस राज्य को संभाला है। पिताजी और माताजी के जाने के बाद आपने मुझे एक राजा की तरह पाला। आज मैं आपकी आज्ञा का पालन करने और इस मुकुट का भार उठाने के लिए तैयार हूं। तैयार होना और योग्य होना दो अलग बातें हैं वर्धन। मुकुट केवल सोने का नहीं होता, वह कांटों का ताज होता है। अरे राजमाता, राजकुमार वर्धन के रगों में महाराज विक्रम सिंह का रक्त दौड़ रहा है। योग्यता तो इनके जन्म के साथ ही तय हो गई थी, अब और विलंब कैसा? शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आप बस घोषणा कीजिए और इस रत्न जड़ित मुकुट को राजकुमार के मस्तक की शोभा बनाइए। शांत हो जाइए मंत्री जी। उतावलापन अक्सर मनुष्य को गलत निर्णय की ओर ले जाता है। आज का निर्णय रक्त के आधार पर नहीं, बल्कि उस शक्ति के आधार पर होगा जो इस राज्य को विनाश से बचा सके। राजमाता अचानक अपना हाथ बढ़ाती है और दूर कोने में खड़ी माधव की ओर इशारा करती है। माधव, आगे आओ। महारानी जी, मुझ जैसे तुच्छ किसान का इस दरबार के बीचों बीच क्या काम? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? नहीं माधव, तुमसे कोई भूल नहीं हुई, बल्कि नियति ने तुम्हें चुना है। मंत्री जी, कान खोलकर सुन लीजिए और दरबारियों, इस घोषणा को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लो। चंद्रग्रह का अगला राजा राजकुमार वर्धन नहीं, बल्कि यह किसान माधव होगा। जैसे ही ये शब्द राजमाता के मुंह से निकलते हैं, दरबार में जैसे बिजली गिर पड़ती है। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। यह आप क्या कह रही हैं राजमाता? क्या आपका मानसिक संतुलन? क्षमा करें, लेकिन यह असंभव है। एक मामूली किसान जो मिट्टी में सने हाथों से हल चलाता है, वह राजदंड कैसे पकड़ेगा? यह तो राजकुल का अपमान है। प्रजा विद्रोह कर देगी। राजमाता, दुहाई है आपकी, मुझ पर इतना बड़ा बोझ मत डालिए। मैं तो बस अपनी फसल और अपने परिवार को जानता हूं। मैं दरबार के कायदे कानून नहीं जानता। मैं इस गद्दी के योग्य नहीं हूं। मुझे वापस मेरे खेत में जाने दीजिए। यही तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है माधव। जो सत्ता नहीं चाहता, वही सत्ता का सही उपयोग कर सकता है। मुकुट का भार वही उठा सकता है जिसकी गर्दन अहंकार से न तनी हो। राजमाता, यह भावनाएं सुनने में अच्छी लगती हैं, पर राज्य भावनाओं से नहीं, डर और कानून से चलता है। यह किसान कल को मंत्रियों को क्या आदेश देगा? पूरा पड़ोसी राज्य हम पर हंसेगा। हंसी की चिंता उन्हें होती है जिन्हें अपनी शक्ति पर भरोसा न हो। मंत्री जी, मेरा निर्णय अंतिम है। कल सूर्योदय के साथ ही माधव का राज्याभिषेक होगा। यदि किसी को आपत्ति है तो वह अभी इस दरबार को छोड़कर जा सकता है। राजमाता की रहस्यमयी मुस्कान बता रही है कि इस खेल के पीछे कोई बहुत बड़ी योजना छिपी है। ऐसा क्या हुआ कि राजमाता ने राजकुमार को नहीं, बल्कि एक साधारण किसान को राजा बनाया? यह जानने के लिए आगे देखते हैं। 20 वर्ष पहले की बात है। एक अमावस्या की ठिठुरती काली रात। जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई सियार की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। धूल और सूखे पत्तों के बीच एक जर्जर झोपड़ी थी जिसके भीतर से अजीब सी नीली और लाल लपटें में उठ रही थीं। अंदर कालिका नाम की एक तांत्रिक वृद्धा, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक विक्षिप्त चमक थी, जलती हुई आग के सामने बैठकर मंत्रोच्चार कर रही थी। एयुएम नमो भगवते रुद्राय कालो कालाय काल वृक्षा चिंतित मस्ति यम कालागम चंद्र बधन मस्तु। जाग जाग ओ सोई हुई नियति, रक्त की प्यास बुझाने को जाग। तब झोपड़ी का बांस से बना दरवाजा धड़ाम से खुला। ठंडी हवा के झोंके के साथ एक नकाबपोश व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ।
उसके जूतों की आहट सूखी लकड़ियों पर कड़कड़ाई। कालिका ने मंत्र पढ़ना बंद किया और अपनी गर्दन धीरे से घुमाई। उसकी हंसी किसी सूखे पत्ते के रगड़ने जैसी थी। हूँ, तो आखिर शिकार खुद शिकारी के जाल में चलकर आ ही गया। कौन है तू, और इस मौत के सन्नाटे में मेरी झोपड़ी की दहलीज लांघने की जुर्रत कैसे की? क्या तू जानता नहीं कि यहाँ परिंदा भी पर मारने से पहले अपनी मौत की दुआ मांगता है? मुझे डराने की कोशिश मत कर कालिका। मैं यहाँ तेरी धमकियां सुनने नहीं, बल्कि अपनी किस्मत बदलने आया हूँ। मुझे चंद्रग्रास का सिंहासन चाहिए। मुझे राजा बनना है। राजा? हाँ, हाँ, सिंहासन कोई खैरात नहीं जो मांगने पर मिल जाए। ठहर, मुझे देखने दे तेरे माथे की लकीरें। मूर्ख, तेरी लकीरों में तो गुलामी लिखी है। तेरे भाग्य के पन्नों पर राजयोग का एक अक्षर भी नहीं है। तू जिस सिंहासन का सपना देख रहा है वह तेरे लिए सिर्फ श्मशान की राख बनेगा। चुप कर बुढ़िया। मुझे तेरी भविष्यवाणियां नहीं चाहिए। मुझे रास्ता चाहिए, किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए मुझे नर्क के दरवाजे ही क्यों न खटखटाने पड़े। मुझे चंद्रगढ़ की बागडोर संभालनी है, बस। कीमत चुका पाएगा। राज्य पाने के लिए केवल तलवार नहीं, कलेजा चाहिए। अगर तंत्र मंत्र से ही ताज मिलते तो हर भिखारी आज शहंशाह होता। लेकिन तू मेरे पास आया है तो खाली हाथ नहीं जाएगा। मेरे करीब आ, सुन। नकाबपोश झुककर कालिका के करीब गया। कालिका उसके कान में फुसफुसाने लगी। उसकी आवाज किसी जहरीले सांप की फुफकार जैसी लग रही थी। अद्भुत! तो इसका मतलब मेरा जन्म अब होगा? हाँ, जा अपनी पहचान बदल और उस जाल को बुनना शुरू कर जिसमें पूरा राज परिवार फंस जाए। याद रख, सत्ता का रास्ता रक्त से होकर गुजरता है। नकाबपोश ने सिर झुकाया और बिना पीछे मुड़े अंधेरे जंगल में ओझल हो गया। कालिका फिर से आग के सामने बैठ गई और उसकी डरावनी हंसी झोपड़ी की दीवारों से टकराने लगी। भोर का धुंधलका जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, महाराजा विक्रम सिंह और महारानी सुलक्षणा अपने घोड़ों से उतरकर एक शांत झरने के पास टहल रहे थे। चारों ओर पक्षियों का कलरव है, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी भारीपन है। महाराज, इस जंगल की शांति जितनी सुखद है उतनी ही रहस्यमयी भी। ऐसा लगता है मानो ये पुराने वृक्ष हमारे पूर्वजों की कहानियां फुसफुसा रहे हों। यहाँ आकर मन का सारा बोझ उतर जाता है। सच कहा सुलक्षणा। राजकाज की उलझनों और दरबार के षड्यंत्रों से दूर यह प्रकृति ही है जो हमें बताती है कि हम भी मिट्टी का एक हिस्सा हैं। यहाँ न कोई राजा है न कोई प्रजा। अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है। घोड़े हिनहिनाने लगते हैं। तभी एक काले नकाब में लिपटा घुड़सवार बिजली की गति से उनके सामने आता है। उसके हाथ में एक चमकती तलवार है और आंखों में नफरत। रुक जाओ विक्रम सिंह, आज तुम्हारी ये आजाद सैर तुम्हारी आखिरी सैर होगी। कौन हो तुम और किस शत्रु ने तुम्हें मौत के मुंह में भेजा है? चंद्रगढ़ के राजा पर वार करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। शत्रु की चिंता छोड़ो महाराज, तुम्हारी मृत्यु ही मेरा पुरस्कार है। तुम्हारे पतन के बाद चंद्रगढ़ के सिंहासन पर जो बैठेगा उसने मुझे तुम्हारी बलि चढ़ाने का आदेश दिया है। नकाबपोश ने तुरंत अपना धनुष निकाला और एक विषैला तीर राजा की छाती का लक्ष्य साधकर छोड़ दिया। तीर हवा ठीक उसी क्षण पास की एक घनी झाड़ी से एक साधारण कद काठी का व्यक्ति हिलाते हुए बीच में कूद पड़ा। तीर राजा के बजाय सीधे शंभू के कंधे के पास सीने में जा धंसा। वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। नकाबपोश ने जैसे में ही देखा कि निशाना चूक गया है, वह डरकर अपने घोड़े को एड़ लगाकर घने जंगल में गायब हो गया। तुम कौन हो भाई? तुमने एक अनजाने व्यक्ति के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? सैनिकों, कोई है? वैद्य को बुलाओ। नहीं महाराज, अब बहुत देर हो चुकी है। नियति का पहिया घूम चुका है। मेरा नाम शंभू है। मैं कोई योद्धा नहीं, बस एक मामूली सा जरिया हूँ। तुमने हमारे कुल की रक्षा की है, हम यह कर्ज कैसे उतारेंगे? महाराज, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज जो हुआ वह कोई दुर्घटना नहीं थी।
मुझे पहले से पता था कि आज इस वन में रक्त बहेगा, या तो मेरा या आपका। तुम्हें कैसे पता था? क्या तुम उस नकाबपोश को जानते हो? तुमने अपनी जान देकर मेरा जीवन बचाया है शंभू। यह बलिदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। महाराज, मेरा समय समाप्त हो रहा है। मेरी आखिरी विनती सुनिए। मेरी पत्नी यशोदा के पास जाइए। वह दर्पण अब आपका है, उसे संभाल कर रखिएगा। वह आपको आने वाले हर खतरे से आगाह करेगा। और मेरा पुत्र माधव, वह अभी बहुत छोटा है, उसे। शंभू की आवाज गले में ही अटक गई। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और उसका हाथ महाराज की हथेली से छूटकर जमीन पर गिर गया। देखो भाई, आंखें खोलो। महाराज, इन्होंने हमारे लिए अपना सर्वस्व दे दिया। इनके परिवार की रक्षा अब हमारी प्रतिज्ञा है। उस मायावी दर्पण ने एक जान ले ली सुलक्षणा। अब देखना यह है कि वह भविष्य के कौन से काले राज खोलने वाला है। चलो, हमें यशोदा के घर पहुंचना होगा। महाराजा और महारानी भारी कदमों से कुटिया के द्वार पर पहुंचते हैं। यशोदा राजा को देखकर वह सकपका जाती है और सम्मान में झुकती है। महाराज, महारानी, आप इस समय इस निर्धन की कुटिया में? क्या सब कुशल तो है? स्वामी शंभू अभी तक लौटे नहीं। क्या वे आपके साथ महल गए हैं? यशोदा, काश मैं तुम्हें कोई शुभ समाचार दे पाता। शंभू अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। उन्होंने अपने राजा की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की है। सन्नाटा छा जाता है जिसे केवल जंगल की हवा चीर रही है। नहीं, यह नहीं हो सकता। उन्होंने तो कहा था कि वे बस अभी आए। उन्होंने कहा था कि आज वे माधव के लिए जंगल से मीठे फल लाएंगे। महाराज, आप मजाक कर रहे हैं ना? धैर्य रखो यशोदा। उन्होंने मरते दम तक केवल तुम्हारा और अपने पुत्र का नाम लिया। वे एक सच्चे देशभक्त की तरह जिए और एक नायक की तरह विदा हुए। नायक? मुझे नायक नहीं चाहिए था महाराज। मुझे मेरा सुहाग चाहिए था। इस दर्पण ने, इस मनहूस दर्पण ने सब छीन लिया। उन्होंने कहा था कि दर्पण ने उनकी मृत्यु देख ली है, पर मैं नहीं मानी। मैंने सोचा भला एक कांच का टुकड़ा किसी की जान कैसे ले सकता है। लीजिए महाराज, यह वही अमानत है जिसके लिए उन्होंने अपनी सांसें दे दी। इसे संभालिए, क्योंकि इसकी कीमत शंभू के खून से चुकाई गई है। इस पर लिखे ये अजीब अक्षर, ये शायद आने वाले कल की गवाही देते हैं। इस पर अंकित यह भाषा, यह साधारण नहीं है। यशोदा, मैं वचन देता हूं कि शंभू का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह दर्पण अब राजकोष की सबसे सुरक्षित वस्तु होगी। तभी अचानक अंदर के कमरे से एक छोटा बच्चा माधव दौड़ता हुआ आता है। माँ, माँ, पिताजी आए क्या? उन्होंने कहा था कि आज वे मुझे तीर कमान चलाना सिखाएंगे। माधव की बात सुनकर यशोदा अपनी सिसकियां दबाने की कोशिश करती है और अपना मुंह फेर लेती है। महाराज और महारानी उस मासूम को देखकर निशब्द रह जाते हैं। अरे, आप कौन हैं? क्या आप मेरे पिताजी के दोस्त हैं? क्या आप उन्हें साथ लाए हैं? वे छुपकर बाहर खड़े हैं क्या? हाँ नन्हे वीर, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। तुम्हारे पिता, वे एक बहुत बड़े काम के लिए बहुत दूर गए हैं। एक ऐसी जगह जहाँ से केवल महान योद्धा ही जाते हैं। तो क्या वे मेरे लिए खिलौने लाएंगे? वह तुम्हारे लिए एक गौरवपूर्ण नाम और सुरक्षा छोड़कर गए हैं। यशोदा, आज से यह बालक मेरा दायित्व है। इसे तुम अकेला मत समझना। चंद्रगढ़ का सिंहासन इसका ऋणी है। यदि तुमने अनुमति दी तो मैं इसे अभी अपने साथ महल ले जाऊंगा और इसका पालन पोषण एक राजकुमार की भांति होगा। नहीं महाराज, मैं इसे शंभू की परछाई बनाना चाहती हूँ, किसी महल की कठपुतली नहीं। यह मिट्टी का बेटा है, इसे मिट्टी में ही पसीने बहाना सीखने दीजिए। बस आप इतना ही कीजिए कि इसके भविष्य पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। महाराज, नींद आंखों से कोसों दूर है। जब भी आंखें मूंदती हूँ, उस 5 वर्ष के मासूम माधव का चेहरा सामने आ जाता है। वह बालक जो अब भी अपने पिता के लौटने की राह देख रहा होगा। कितना निष्ठुर है यह भाग्य। सुलक्षणा, केवल तुम ही नहीं, मेरा रोम रोम उस कर्ज के बोझ तले दबा है।
शंभू ने अपनी देह पर वह तीर इसलिए सहा ताकि मैं जीवित रह सकूं। एक साधारण व्यक्ति का इतना असाधारण बलिदान, यह सोचकर ही मेरा मस्तक झुक जाता है। तो फिर हम विचार क्या कर रहे हैं महाराज? चलिए कल ही यशोदा और माधव को ससम्मान इस महल में ले आते हैं। माधव की शिक्षा दीक्षा राजकुमार वर्धन के साथ होगी। वह इस राज्य का पुत्र कहलाएगा। उसे कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने देंगे। नहीं सुलक्षणा, भावना के प्रवाह में बहकर हम एक बड़ी भूल कर सकते हैं। भूल? एक अनाथ को आश्रय देना भूल कैसे हो सकती है? राजनीति और राजमहल की दीवारें बहुत कच्ची होती हैं प्रिय। यदि हम माधव को यहाँ लाते हैं तो दरबार के षड्यंत्रकारी उसे उपकार का पात्र समझेंगे, और भविष्य में जब वर्धन और माधव साथ बड़े होंगे तो वर्धन के मन में ये असुरक्षा पनप सकती है कि उसके अधिकारों में बंटवारा हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि शंभू के बेटे को महल की राजनीति का विष पीना पड़े। वह स्वतंत्र है, उसे स्वतंत्र ही रहने देना चाहिए। तो क्या हम उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगे? कदापि नहीं। हम उन्हें इतना स्वर्ण और धन देंगे कि उनकी 7 पीढ़ियां अभाव न देखें, और तुम एक बड़ी बहन की तरह समय समय पर गुप्त रूप से उनसे मिलती रहना। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही महाराजा और महारानी साधारण वेश में लेकिन स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैलियों के साथ यशोदा की कुटिया पहुंचे। यशोदा, शंभू के कर्ज को चुकाने की सामर्थ्य तो इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, पर उसके परिवार की रक्षा करना मेरा धर्म है। ये स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार करो। इनसे तुम एक आलीशान भवन बनवाना और माधव को बड़े से बड़े आचार्य के पास पढ़ने भेजना। यशोदा ने उन चमकती मुद्राओं को देखा, फिर शांत भाव से महाराज की ओर देखा। महाराज, आप राजा हैं, देने के आदी हैं, पर मैं एक किसान की पत्नी हूँ, पसीना बहाकर जीने की आदी हूँ। क्षमा कीजिएगा, पर मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकती। यह तुम क्या कह रही हो बहन? तुम्हारे पति अब नहीं रहे, माधव का भविष्य कैसे बनेगा? यह धन कोई दान नहीं, तुम्हारा अधिकार है। महारानी जी, यदि आज मैंने यह स्वर्ण ले लिया तो माधव का हाथ श्रम करने के बजाय मांगने के लिए उठने लगेगा। महलों का ऐश्वर्य उसे आलसी बना देगा। मैं चाहती हूँ कि वह अपने पिता की तरह धरती का सीना चीरकर अनाज उगाना सीखे। वह किसान बने ताकि उसे पता हो कि रोटी मांगकर नहीं, कमाकर खाई जाती है। ऐश्वर्य में पला बालक कभी प्रजा का दर्द नहीं समझ पाएगा। यशोदा, तुम्हारी सोच ने आज मुझे पराजित कर दिया। मैंने सोचा था कि मैं धन देकर अपना बोझ हल्का कर लूंगा, पर तुमने मुझे आईना दिखा दिया। चंद्रगर्ह धन्य है जहां तुम जैसी माताएं हैं। महाराजा विक्रम सिंह व्याकुल होकर कक्ष में टहल रहे हैं। तभी द्वार पर दस्तक होती है और मंत्री भानु प्रताप प्रवेश करता है। आओ भानु प्रताप, इस दर्पण ने मेरी रातों की नींद छीन ली है। सुखराम ने इसके लिए अपने प्राण दिए। उसकी विधवा यशोदा ने इसे भविष्य दृष्टा कहा, पर मुझे इसमें अपनी परछाई के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। क्या यह केवल एक कांच का टुकड़ा है या कोई गहरा माया जाल? महाराज, संसार में ऐसी कई शक्तियां हैं जो साधारण आंखों से ओझल रहती हैं। यदि शंभू ने इसके लिए अपना रक्त बहाया है तो इसमें निश्चित ही कोई दैवीय या आसुरी शक्ति छिपी है। कृपया मेरे सामने इसे जागृत कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि विधाता ने हमारे चंद्रग्रह के लिए क्या लिखा है। क्या यह सही होगा मंत्री जी? कभी कभी भविष्य को जानना वर्तमान को जीने की शक्ति छीन लेता है। ज्ञान ही शक्ति है महाराज। यदि आने वाला संकट हमें पहले ही पता चल जाए तो हम उसे बदल सकते हैं। क्या आप अपने राज्य और महारानी की सुरक्षा के लिए इतना भी नहीं करेंगे? ठीक है, लेकिन याद रहे, इस कक्ष की बात इन दीवारों से बाहर नहीं जानी चाहिए। यह राज हमारे बीच रहेगा। सावधान, चंद्र की चांदनी रक्त से लाल होगी। आज से ठीक दूसरे दिन सूर्य ढलते ही महाराजा विक्रम सिंह और महारानी सुलक्षणा की देह मिट्टी में मिल जाएगी। नियति का प्रहार
अचूक है। महाराजा विक्रम सिंह पीछे की ओर लड़खड़ा जाते हैं। उनका चेहरा सफेद पड़ीख जाता है। यह असंभव है। हमारी मृत्यु, और वह भी 2 दिनों के भीतर। भानु प्रताप, यह क्या माया है? नहीं, यह किसी शत्रु तांत्रिक की चाल है महाराज। इस निर्जीव कांच की बात पर विश्वास न करें समझ। मैं अभी राज्य के सबसे बड़े वैद्यों और ज्योतिषियों को बुलाता हूं। हम काल को भी चुनौती देंगे। नहीं मंत्री, रुको। मुझे अब समझ आ रहा है कि शंभू क्यों कह रहा था कि या तो मैं अपनी जान बचा पाऊंगा या आपकी। उसने अपनी आहुति देकर मुझे चेतावनी दी है। यह दर्पण सत्य कह रहा है। तभी कक्ष का द्वार तेजी से खुलता है और एक सैनिक हाँफते हुए अंदर आता है। क्षमा करें महाराज, राजमाता देवयानी तीर्थ यात्रा से अचानक लौट आई हैं। वे बहुत व्याकुल हैं और तुरंत आपसे मिलना चाहती हैं। विक्रम, मेरे मन में आज सुबह से ही अशांति है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई काला साया महल को निगलने आ रहा है। यह सब क्या है और यह दर्पण कैसा है? मां, नियति ने अपना खेल खेल दिया है। इस दर्पण ने हमारी मृत्यु का उद्घोष कर दिया है। केवल 2 दिन, हमारे पास केवल 2 दिन शेष हैं। शांत हो जाओ पुत्र। जो होना है वो होकर रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन याद रखो, राजा शरीर नहीं, एक विचार होता है। यदि तुम्हारा समय निकट है तो हमें राज्य के भविष्य की चिंता करनी होगी। ईश्वर पर विश्वास रखो, वही मार्ग दिखाएगा। 2 दिन बाद की रात, महल में सन्नाटा है। अचानक चीखें गूंजती हैं, मशालें बुझ जाती हैं, अंधेरे में तलवारों के टकराने की आवाज आती है और फिर सब शांत हो जाता है। राज दरबार शोक में डूबा है। महाराजा विक्रम सिंह और महारानी सुलक्षणा के शव बीच में रखे हैं। अनर्थ हो गया। दर्पण की भविष्यवाणी सत्य हुई। शत्रुओं ने गुप्त मार्ग से आकर हमारे राजा रानी की हत्या कर दी। हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर मंत्री, हत्यारे चाहे जो भी हों, न्याय होकर रहेगा। आज से मैं इस राज्य की संरक्षिका हूं। जब तक वर्धन बड़ा नहीं हो जाता, चंद्रग्रह की बागडोर मेरे हाथों में रहेगी। मिट्टी की खुशबू ने रास्ता रोक लिया माधव, वरना आज मेरा इरादा सीधे महल जाने का था। प्रणाम राजकुमार। आप और इन धूल भरे खेतों में आपके मखमली जूतों पर इस मिट्टी का दाग शोभा नहीं देता। आखिर आप होने वाले राजा हैं। राजा बाद में हूं माधव, पहले तुम्हारा मित्र हूं। और रही बात शोभा की, तो तुम्हारे माथे का यह पसीना किसी राजमुकुट के हीरो से कम नहीं चमक रहा। बताओ, आज की फसल कैसी है? धरती मां दयालु है राजकुमार, लेकिन सुना है महल में हलचल तेज है। मंत्री भानु प्रताप कह रहे थे कि कल आपका राजतिलक होने वाला है। पूरा चंद्रगढ़ आपके स्वागत की तैयारी कर रहा है। सच कहूं माधव, तो मुझे उस ऊंचे सिंहासन से डर लगता है। वहां बैठने के बाद इंसान अपनों से दूर हो जाता है। मुझे तो तुम्हारे साथ इस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ और रोटी खाने में जो सुकून मिलता है, वह राजसी भोज में कहां। तुम खुशकिस्मत हो माधव, तुम आजाद हो। आजादी की भी अपनी कीमत होती है राजकुमार। आपको लगता है मैं आजाद हूं, पर मैं इन खेतों से बंधा हूं। और आपको लगता है आप बंधे हैं, पर पूरा राज्य आपकी मुट्ठी में होगा। काश भाग्य की लकीरें बदली जा सकती। तुम्हारी बातें हमेशा गहरी होती हैं। खैर, कल के दरबार में तुम्हें आना है। राजमाता ने विशेष रूप से तुम्हें याद किया है। समय आ गया है वर्धन कि तुम अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर देखो। कल का दिन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि इस राज्य के छिपे हुए सच के लिए भी निर्णायक होगा। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। क्या मेरा राजा बनना तय नहीं है? राजा वही बनेगा जिसे नियति ने चुना है। कल सुबह माधव को अपने साथ दरबार में लेकर आना। और याद रखना, कल जो भी होगा उसे अपनी आंखों से देखना, दिल से नहीं। कल तुम्हारी मित्रता और मेरे न्याय दोनों की परीक्षा है। जैसा आप कहें राजमाता। लेकिन माधव का दरबार में क्या काम? क्योंकि कुछ राज सिंहासन पर बैठकर नहीं,
बल्कि सिंहासन त्याग कर ही खोले जा सकते हैं। जाओ अब विश्राम करो। राजमाता देवयानी की जय। चंद्रगढ़ की संरक्षिका पधार रही हैं। प्रणाम राजमाता, आपके चरणों में इस दास का नमन। देखिए, आज पूरा चंद्रग्रह आंखें थामे खड़ा है। प्रजा बाहर द्वार पर जमा है। पक्षी भी जैसे चहकना भूल गए हैं। हर आंख केवल एक ही उत्तर चाहती है, इस खाली सिंहासन का वारिस कौन? शांत हो जाइए मंत्री जी। उतावलापन अक्सर मनुष्य को गलत निर्णय की ओर ले जाता है। आज का निर्णय रक्त के आधार पर नहीं, बल्कि उस शक्ति के आधार पर होगा जो इस राज्य को विनाश से बचा सके। माधव, आगे आओ। महारानी जी, मुझ जैसे तुच्छ किसान का इस दरबार के बीचों बीच क्या काम? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? नहीं माधव, तुमसे कोई भूल नहीं हुई, बल्कि नियति ने तुम्हें चुना है। मंत्री जी, कान खोलकर सुन लीजिए और दरबारियों, इस घोषणा को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लो। चंद्रग्रह का अगला राजा राजकुमार वर्धन नहीं, बल्कि यह किसान माधव होगा। जैसे ही ये शब्द राजमाता के मुंह से निकलते हैं, दरबार में जैसे बिजली गिर पड़ती है। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। राजमाता, दुहाई है आपकी, मुझ पर इतना बड़ा बोझ मत डालिए। मैं तो बस अपनी फसल और अपने परिवार को जानता हूँ। मैं दरबार के कायदे कानून नहीं जानता। मैं इस गद्दी के योग्य नहीं हूँ। मुझे वापस मेरे खेत में जाने दीजिए। यही तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है माधव। जो सत्ता नहीं चाहता, वही सत्ता का सही उपयोग कर सकता है। मुकुट का भार वही उठा सकता है जिसकी गर्दन अहंकार से न तनी हो। राजमाता, यह भावनाएं सुनने में अच्छी लगती हैं, पर राज्य भावनाओं से नहीं, डर और कानून से चलता है। यह किसान कल को मंत्रियों को क्या आदेश देगा? आज गोबर का कर कम कर दो, पूरा पड़ोसी राज्य हम पर हंसेगा। हंसी की चिंता उन्हें होती है जिन्हें अपनी शक्ति पर भरोसा न हो। मंत्री जी, मेरा निर्णय अंतिम है। कल सूर्योदय के साथ ही माधव का राज्याभिषेक होगा और राजकुमार वर्धन मेरे साथ वन में रहेंगे। यदि किसी को आपत्ति है तो वह अब भी इस दरबार को छोड़कर जा सकता है। राजमाता, मेरा धैर्य अब जवाब दे रहा है। उस भरे दरबार में आपने मेरा अपमान किया, मुझे सिंहासन के अयोग्य समझा, और अब आप मुझे इस सुनसान जंगल में ले आई हैं। क्यों? क्या चंद्रगढ़ का उत्तराधिकारी अब वनवासी बनेगा? धैर्य रखो वर्धन। जो आंखें केवल मुकुट की चमक देखती हैं, वे अक्सर अपने पैरों के नीचे बिछे कांटों को नहीं देख पाती। मैंने तुम्हें अपमानित नहीं, जीवित रखने के लिए यह निर्णय लिया है। यदि आज तुम राजा बनते तो कल तुम्हारी चिता की तैयारी हो रही होती। क्या? आप क्या कह रही हैं? मुझे किससे खतरा है? सारा राज्य मेरा है। मंत्री भानु प्रताप मेरे साथ हैं। माधव मेरा परम मित्र है। तभी कुटिया के भीतर के कक्ष से कबीर साहेब जी का प्रवेश होता है। कबीर, माया पापणी फंदा ले बैठी हाट, सब जग तो फंदे पड़या, गया कबीरा काट। राजकुमार, तुम जिसे अपना रक्षक समझ रहे हो वही भक्षक है, और जिसे तुम अपनी ढाल समझ रहे हो वही वह खंजर है जो तुम्हारी पीठ में उतरने के लिए तैयार है। आप कौन हैं? और आपकी बातों में यह कैसा संकेत है? वर्धन, तुम जिस मायावी दर्पण को नियति का खेल समझते हो, वह वास्तव में कालिका का रचा हुआ एक जाल था। कालिका? वह तो वर्षों पहले मर चुकी होगी, और वह दर्पण तो शंभू ने अपनी जान देकर मेरे पिता को दिया था। यही तो भ्रम है राजकुमार। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। सुनो उस रात का पूरा सत्य। वह शंभू कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि कालिका का ही पति और उसके षड्यंत्र का हिस्सा था। वह तीर लगना, वह मरना, सब एक ढोंग था ताकि वह अभिशप्त दर्पण तुम्हारे पिता के हाथों तक पहुंच सके। फिर वह दर्पण भविष्य कैसे बताता था? उसने मेरे माता पिता की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, जो सच हुई। वह दर्पण भविष्य नहीं बताता था, बल्कि वह वही दिखाता था जो कालिका चाहती थी। उसने तुम्हारे पिता के मन में मृत्यु का भय भरा और फिर मंत्री भानु प्रताप के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। वह दर्पण केवल एक माध्यम था जिससे
तुम्हारे परिवार का विश्वास जीता जा सके। और माधव, वह तो मेरा भाई जैसा मित्र है, वह तो इन सब से अनजान होगा। महाराज, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। राजकुमार, तुम माधव के बारे में क्या जानते हो? माधव? अरे, वह तो पूरे राज्य में सभी जानते हैं। उसके पिता शंभू ने अपनी जान देकर मेरे पिता की जान बचाई थी। यही कारण है कि राजमाता ने हमेशा माधव और उसकी मां की देखभाल की है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हो सकता है जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हें अचंभित लगे, लेकिन यह सत्य है। बरसों पहले एक व्यक्ति इस जंगल में रह रही कालिका नाम की एक तांत्रिक के पास गया। वह व्यक्ति राजा बनना चाहता था, लेकिन कालिका का वह केवल एक तांत्रिक नहीं थी, वह एक डायन थी। कालिका ने उस व्यक्ति से कहा कि उसकी किस्मत में राजयोग नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति जिद्दी था। उसने कहा, मुझे किसी भी कीमत पर राजा बनना है। और फिर कालिका ने उसे शर्त दी। उसने कहा, तुम राजा तभी बन सकते हो जब तुम मुझसे विवाह करो, लेकिन मैं अपना रूप बदलूंगी, तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। और उस व्यक्ति ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अगले दिन कालिका ने अपना रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और उससे विवाह कर लिया। और वह व्यक्ति कोई और नहीं, शंभू था। शंभू तो मेरे पिता के रक्षक थे। वह इतना बड़ा छल भला कैसे कर सकते हैं? यह सत्य है। शंभू ने कालिका से विवाह किया और उनके पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम था माधव। यशोदा कोई और नहीं है, वो कालिका है। उसने अपनी चालाकी और काले जादू से यह पूरा षड्यंत्र रचा। लेकिन शंभू तो मर गए थे। देव नहीं मरा था, वह तो इस षड्यंत्र का हिस्सा था। और मेरे माता पिता की हत्या, यह सब कालिका का काम था। उसने काली जादू से अभिमंत्रित किताब बनाई और तुम्हारे माता पिता को उसी के माध्यम से फंसाया। मैं कितना अंधा था। मैंने अपने माता पिता के हत्यारों को अपना हितैषी माना। अब मैं क्या करूं? वे तो अब शक्तिशाली हो चुके हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। घबराओ मत राजकुमार, सत्य की एक किरण ही काफी है अंधकार के साम्राज्य को भस्म करने के लिए। आज की रात उत्सव की नहीं, उनके पापों के अंत की रात है। उठो, अब समय आ गया है कि चंद्रगढ़ की मिट्टी को उन गद्दारों के रक्त से शुद्ध किया जाए। आखिरकार 20 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। आज आधी रात के बाद माधव का राज्याभिषेक होगा और चंद्रगढ़ की तिजोरी की चाबियां मेरे पास होंगी। और वो मूर्ख राजमाता, उसे लगा कि माधव एक मासूम किसान है। उसने खुद अपने हाथों से अपने वंश का विनाश लिख दिया। मित्रता का नाटक करना बड़ा थका देने वाला था पिताजी। वर्धन को लगता है कि मैं उसका सबसे बड़ा शुभ चिंतक हूँ, जबकि मैं केवल उसकी गर्दन पर वार करने का सही मौका देख रहा था। अब और इंतजार नहीं। जैसे ही चांद बादलों के पीछे जाएगा, मैं अपनी बलि की प्रक्रिया शुरू करूंगी और वर्धन के प्राण इस मायावी दर्पण में कैद कर लूंगी। फिर हमें अमृता से कोई नहीं रोक सकता। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। तुम यहाँ कैसे आए? सैनिक, पहरेदार, कहाँ मर गए सब? तुम्हारे सैनिक अब उस न्याय के अधीन हैं जिसके तुम अपराधी हो। भानु प्रताप, तुम्हारे झूठ का किला ढह चुका है। खामोश, तुम यहाँ से जीवित नहीं जाओगे। शंभू, माधव, इन्हें खत्म कर दो। यह मेरी माया का क्षेत्र है। कालिका, जिस माया पर तुझे गर्व है वह केवल सत्य के अभाव में नाचती है। जैसे ही सूरज निकलता है ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं। तेरा अंत निकट है। बूढ़ू, बहुत प्रवचन दे दिए, अब मौत का स्वाद चख। शंभू कबीर साहिब की ओर झपटता है, लेकिन जैसे ही वह उनके पास पहुंचता है उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी अभेद्य अग्नि की दीवार से टकरा गया हो। वह दूर जा गिरता है। जैसा तुमने किया वैसा ही फल अब तुम्हारे सामने है। यह आग बाहर से नहीं, तुम्हारे अपने भीतर के पापों से उपजी है। भानु प्रताप घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगता है, लेकिन कबीर साहिब के चेहरे पर केवल करुणा और न्याय का भाव है। धीरे धीरे वे चारों उस दिव्य अग्नि में विलीन हो जाते हैं। महल में शांति छा जाती है। वर्धन कबीर साहिब के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है। आज आपने केवल मुझे नहीं
बल्कि मेरे पूर्वजों की आत्मा को भी शांति दिलाई है। मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं इस राज्य का योग्य राजा कैसे बनूं। राजकुमार, राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, राजा वह है जो प्रजा के आंसुओं को पोंछता है। सत्य का साथ कभी मत छोड़ना।